नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 15वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पीसा एक्ट की। पीसा एक्ट क्या कहता है। हमने इसके पहले पंचायतों के बारे में समझा और पंचायतों में हम देख सकते हैं जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था चलती है उसमें प्रशासन की बात की जा रही थी। उसी प्रकार से पीसा क्या बात करता है। हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में जनजातियाँ पाई जाती हैं। जनजातियाँ कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या का लगभग 8 से 9% हिस्सा जनजातियाँ हैं। और हम देख सकते हैं कि क्या होता है, जो जनजातियाँ होती हैं उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग से होते हैं और उन्हीं के माध्यम से इनको संविधान में कुछ अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए थे। और विशेष अधिकारों में हम देख सकते हैं कि इनकी जो इनका रहन सहन होता है वह संविधानिक रूप से कटा हुआ रहता है। यानी हम देख सकते थे कि जो ग्रामीण व्यवस्था होती थी तो यहाँ पर चुनाव हो रहे थे, प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, लोग समझदार थे। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी वगैरह की बात की जा रही थी। कहाँ पर आर्टिकल 40 के तहत जो ग्राम पंचायतें बनाई गई थी और उन्हीं को एक्सटेंड करते हुए 73वां 74वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं सौंपी गईं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को यही व्यवस्थाएं सौंपी गईं। और हम देख सकते हैं कि अब कुछ जनजातियाँ यहाँ पर बच रही थीं जिनके अधिकारों को लेकर बात करनी थी। तो हम देख सकते हैं कि यह जो जनजातियाँ होती हैं, बेसिक तौर पर आप एक बात को देख लीजिए, आपने जनजातियाँ देखी होंगी ना, तो इनके प्रॉपर स्कूल्स होते हैं ना इनको कॉलेज वगैरह की सुविधाएं होती हैं। इनका जो रहन सहन होता है काफ़ी लोगों से कटा हुआ रहता है। हम देख सकते हैं कि कई जनजातियाँ अजीब टाइप के जो वस्त्र धारण किए होते हुए, और हम देख सकते हैं कि ये इनके कपड़े भी अलग होते हैं। तो यह मानव जीवन से, यानी ये जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर चल रही है उससे यह अलग होते हैं और अपने ही कल्चर को एंजॉय करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनकी भी कल्चर है। एक डाइवर्सिटी के तौर पर हम देखें, जो हमारे देश की विविधता है उसमें जनजातियाँ भी बहुत महत्व रखती हैं। इनके अपने देवता होते हैं, नृत्य होते हैं, संगीत होते हैं, परंपराएं होती हैं, इन सभी को लेकर यह चला करते हैं। तो इन्हीं के जीवन के अनुसार संरक्षण देने के लिए पीसा एक्ट 1996 में लाया गया। भारत आज़ाद हो चुका था 1947 में। संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था संपूर्ण रूप से। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि संविधान में इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। लेकिन हम देख सकते हैं जैसे ही समय व परिस्थितियाँ बीतती हैं, माइनिंग्स होने लगी, जंगलों से संसाधन निकाले जाने लगे। हालांकि हम देख सकते हैं अंग्रेज़ों के समय पर भी बहुत सारे संसाधन निकाले गए थे। इनके अधिकारों का बहुत बड़े स्तर पर हनन किया गया था। संथाल विद्रोह हमने देखा कि जो जनजातियों द्वारा इनके विरुद्ध विद्रोह किए गए। और हम देख सकते हैं कि इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी। अब हम देख सकते हैं कि हमने अपना देश आज़ाद कर लिया था और आज़ाद देश में हमें सभी के लिए अधिकार व संरक्षण प्रदान करने थे। तो हम देख सकते हैं हमने ग्रामों के लिए अधिकार दिए, पंचायतों के लिए अधिकार दिए, शहरों को अधिकार दिए। और हम देख सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट खड़ी हो जाती है, अलग अलग राज्यों में सरकारें निकल कर आती हैं, पीएम बनाए जाते हैं, सीएम बनाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं जनजातियों की। तो जनजातियों को कुछ अधिकार दिए गए थे। अब धीरे धीरे जैसे ही देश विकास करने लगा तो विकास के क्रम में यह हम देख सकते हैं कि इनको आगे बढ़ाना था और इनके सामने कुछ समस्याएं आई। जैसे हम देख सकते हैं कि वनों में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए लकड़ियां, माइनिंग्स वगैरह हो रही थी, तो इनके अधिकारों का हनन हो रहा था। तो उसी को संरक्षण देने के लिए पीसा एक्ट निकाल कर लाया गया और इसी के बारे में हम इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं क्या प्रावधान है पीसा एक्ट के अंतर्गत। पीसा एक्ट 1996 में निकल कर आया। तो हम देख सकते हैं 1996 में, अब हम कहाँ पर चल रहे हैं, 1996 में, अभी हाल ही में 20 या 25 साल पुरानी बात होगी। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था। 1950 में संविधान लागू कर दिया गया था। भारत की जनजातियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो हमारे देश में जिस प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं चलती हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं, हम अपने संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं देश में जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो जनजातियां जो होती हैं वह कानून से अनभिज्ञ होती हैं।
ना तो इनको संविधान की समझ होती है। और हम देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में कुछ यहाँ पर ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश किए गए हैं, कुछ ऐसे मदरसे जो कि इनको शिक्षित करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। लेकिन बेसिक तौर पर हम देखें तो यह संविधान से अनभिज्ञ होते हैं। इसी बात को संविधान निर्माताओं द्वारा समझा गया। संविधान निर्माताओं द्वारा समझा गया कि कुछ लोग हमारे यहाँ पर ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि संविधान से बिल्कुल अलग हैं। उनको देश की समझ नहीं है, उनको यह भी पता नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है या राष्ट्रीय गीत है। तो हम देख सकते हैं इनको भी हमें संरक्षण प्रदान करना है। तो इस प्रकार की बातों को देखते हुए धीरे धीरे जैसे विस्तार होता है तो समस्याएं सामने आती जाती हैं और उनके समाधान भी निकाले जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 1996 में पीसा एक्ट लाया गया। इनके अधिकारों की बात की गई तथा पंचायतों से ज़्यादा पावर्स इनको दी गई, क्योंकि हम देख सकते हैं जो ज़्यादा पिछड़ा है उनके लिए ज़्यादा शक्तियाँ यदि हम देंगे तो वो समाज की मुख्य धारा में लेकर आ पाएंगे। सभी के लिए समान अधिकार देना सकारात्मक नहीं होगा। यदि आप देख सकते हैं कि ग्राम है और एक तरफ से जनजातीय क्षेत्र है, दोनों को एक समान सुविधाएं मुहैया करा देते हैं तो यहाँ पर विकास के क्रम में नकारात्मक कदम होगा। हम देख सकते हैं कि यदि आपके यहाँ पर 4 लोग हैं घर में और आप अगर यदि जूता खरीदने जाते हैं तो आप एक ही नाप का जूता लेकर आएंगे उनके लिए, तो उनको फिट नहीं बैठेगा। कोई भी एक व्यक्ति का जो जूता उसके नाप का है तो वहाँ पर फिट बैठेगा। इसी प्रकार कानून व्यवस्था है, यदि हम ग्राम और जनजातीय क्षेत्रों में व्यवस्था एक प्रकार से लागू करते हैं तो इनके पीछे इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यह आसानी से उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो इनको इन्हीं के तरीके से संरक्षण प्रदान करने की बात की गई जो कि पीसा एक्ट में निकल कर आई। आगे देखते हैं पीसा एक्ट के बारे में। इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया। जनजातीय क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है और प्रिवेंशन ऑफ द पंचायत, यानी यहाँ पर इनको पंचायत तो देनी है लेकिन इनको पंचायतें भी थोड़ी सी एक्सटेंड करके, यानी कुछ एक्सटेंशन करके, इनको कुछ अन्य अधिकार दे करके इनको पंचायती व्यवस्था इनके यहाँ पर लागू करनी है। तो इसके लिए यह एक्ट निकल कर आया। इसमें पंचायती व्यवस्था को जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार से लागू किया जाना है उसकी चर्चा की गई। देश में कुल जनसंख्या का हम देख सकते हैं कि 8.5% भाग क्या है, जनजातीय क्षेत्र है। यानी लगभग 8 से 9% हमारे यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। यानी संपूर्ण जनसंख्या को ले लें, हमारे यहाँ पर 130 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है 2011 के सेंसस के अनुसार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 करोड़ 4 लाख, यानी 104 लाख हमारे यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम देखें तो भील जो जनजाति है वह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी, तो वह भील जनजाति है और यह भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो कि कुल जनजातियों की संख्या का 37% है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं गौड़ जनजाति को, तो यह दूसरे स्थान पर पाई जाती है। 37.5% क्या पाई जाती है, हमारे यहाँ पर गौड़ जनजाति पाई जाती है। तो 37 का दुगना यदि हम करते हैं तो 80 से 85% तक यह 2 जातियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। बाकी जो जनजातियाँ हैं वह थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में सभी जगह पर देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं भील जनजाति की संख्या को देखें तो मध्य प्रदेश में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर गुजरात में पाई जाती है। तीसरे स्थान पर राजस्थान का स्थान आता है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में और 5वें नंबर पर कर्नाटका में। तो यह सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि पहले स्थान पर मध्य प्रदेश में आती हैं, दूसरे स्थान पर गुजरात में। यह प्रश्न आपसे बहुत ही बार पूछ लिए गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अब हम गौड़ जनजाति की बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर गुजरात आ रहा है और यहाँ मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आ रहा है, जो कि मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा हुआ करता था। 2000 में इसको अलग किया गया। अब हम देख सकते हैं इनके क्षेत्रों की संख्या देखें तो 11वीं अनुसूची के अनुसार जो पंचायती व्यवस्था है वह इनके स्थानों पर लागू नहीं होती है। इनके यहाँ पर लागू होती है 5वीं अनुसूची में। जो अनुसूचित जाति क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं उनके यहाँ की व्यवस्था इनके ऊपर लागू होती है, जो कि जनजातीय क्षेत्र होते हैं। हम देख सकते हैं कि संसद द्वारा भी इन्हीं के तरीके से इन्हें रहने के लिए स्वतंत्रता दी गई है कि जैसे यह अपने जो परंपराएं हैं उनको एंजॉय करते आए हैं, आगे भी यह एंजॉय करते रहे, इसके लिए संसद द्वारा इन्हें स्वतंत्रता दी गई है। हमारे देश की कुछ अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं जो कि 10 राज्यों में बटे हुए हैं।
इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इन 10 राज्यों की बात भी पूछी जा सकती है कि किन किन क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों को बांटा गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन राज्यों में यह जनजातीय क्षेत्र पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं होती वहाँ पर पीसा एक्ट लागू होता है। जो हम देख सकते हैं कि ग्रामीण एरिया है, जनजातीय एरिया है, वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू ना होकर वहाँ पर पीसा एक्ट लागू होता है और उसी के अनुसार यहाँ की व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। हम समझेंगे पीसा एक्ट के बारे में बनाए जाने के क्या कारण थे। पीसा एक्ट को लाने के लिए हम देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दी गई थी, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के हिसाब से वह सही नहीं थी। तो हम देख सकते हैं जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था को लागू करने के लिए उसको एक्सटेंड करके यहाँ पर प्रावधान जोड़े गए। अब हम देख सकते हैं जनजातीय स्वयं के कानून को बनाना, यानी हम देख सकते हैं उनके स्वयं के जो जिस प्रकार से वह एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, उनके लिए कानून बनाने की मांग हो रही थी, तो उसको पीसा एक्ट के माध्यम से पूर्ण किया गया। ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी ग्रामीण स्तर पर हम देख सकते हैं 3 टायर सिस्टम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ पर ले दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। एवं हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जनजातियाँ हुआ करती थी तो 1996 में इनकी बात की गई। आप यहाँ पर थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि 1992 में हम क्या निकाल कर आए, 73वां व 74वां संविधान संशोधन निकाल कर आए, जहाँ पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका की बात की गई। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से इनके ऊपर भी नज़र गई कि जनजातियाँ भी हमारे यहाँ पर हुआ करती हैं, तो 1996 में हम 4 साल बाद पीसा लेकर आए। इनकी सांस्कृतिक परंपराओं को साथ लेकर चलने की, जिस प्रकार से यह लाइफ एंजॉय करते आ रहे हैं, इनकी जो सांस्कृतिक परंपरा हैं, यह नाचते उछलते रहते हैं, अपने मेले लगाते हैं, इनकी जो परंपरा है, किस प्रकार से विवाह व्यवस्थाएं चलती हैं, उनकी बात की जाती है। इनके लिए ग्राम सभा की शक्ति प्रदान करना, जिस प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा को आप एक स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। मान लो एक गांव है, इसमें कई परिवार हैं, मान लो ये 100 परिवार हैं, यहाँ पर मैंने 4 दे दिए हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए इसको। तो हम देख सकते हैं इस परिवार में से एक मुखिया होगा, एक बहुत ही प्रमुख सदस्य होगा जिसके पास सारी जानकारी होगी, वह सामाजिक क्षेत्र में अपनी जानकारी को रखता होगा। तो यह व्यक्ति जो यहाँ से निकल कर आते हैं हर परिवार से, जो कि हम देख सकते हैं कि कोई बड़े बूढ़े होते हैं और वो बोल देते हैं कि आपको इस पार्टी को वोट देना है, या इस प्रकार से यहाँ पर अपन को व्यवस्थाएं लेकर चलनी हैं। तो जैसी जो चर्चा होती हैं, तो यहाँ के मुख्य व्यक्तियों को ले जाकर संपूर्ण गांव से जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनको ले जाकर ग्राम सभा बनाई जाती है। तो ग्राम सभा की शक्ति इन्हें प्रदान करने की मांग उठ रही थी, तो हम देख सकते हैं पीसा के माध्यम से इसको प्रदान किया गया। अब हम देख सकते हैं पीसा की विशेषताएं कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो जनजातीय क्षेत्र में इनके लिए दी जाती हैं। जनजातियों में सांस्कृतिक नृत्य, यानी जो सांस्कृतिक इनके जो नृत्य होते हैं, इनकी जो परंपराएं होती हैं, जिस प्रकार से यह फॉलो करते हैं, अपने देवताओं को मानते हैं, सामाजिक महत्व की इनकी जो बातें हैं, किस प्रकार से इनका समाज होता है, एक अपने समाज में यह रहा करते हैं, उनमें बड़े बूढ़े होते हैं, उनकी जो प्रथाएं होती हैं, सामाजिक रीतियाँ होती हैं, इनके जो विवाह की प्रथा हैं। एक जनजाति में मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा विवाह भी होता है जहां पर बेटी लड़के को अपने घर पर लेकर आती है, और जिस प्रकार से हम यहाँ पर बहू को लेकर आते हैं, उसी प्रकार से यह लड़के को अपने घर पर लेकर आती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की प्रथाएं हैं। संसाधनों का अपने तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, या जो इनके जंगलों में जो संसाधन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि लकड़ियाँ होती हैं, बम्बू से यह टोकरियाँ बनाती हैं, बम्बू यानी बाँस को कहा जाता है, टोकरियाँ बनाते हैं। जिस प्रकार से यह संसाधनों से अपने दवाइयाँ बनाते हैं, हमने देखा है कि कई जड़ी बूटियाँ भी यह बनाया करते हैं, रोगों का उपचार किया करते हैं, इनके अपने वैद्य होते हैं। तो इस प्रकार से इनका यह प्रयोग कर सकते हैं। अपने रहन सहन की जो व्यवस्थाएं इनके द्वारा चली आ रही हैं उनको आगे बढ़ाना। ग्राम सभा को अपने स्तर पर प्रधान को चुनना, यानी हम देख सकते हैं कि यह अपने प्रधान को चुन सकते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को स्थापित करने की बात की जा रही है। इनको शक्ति प्रदान कराई जाती है कि यह पारंपरिक कानूनों को बना सके, यानी हम देख सकते हैं जो इनके कुछ पारंपरिक कानून होंगे, जिस प्रकार से यह यहाँ पर कुछ जैसे खाक पंचायत होती हैं, उसी प्रकार से इनकी भी कुछ कानून होंगे, जो रूल्स होंगे, उनको यह अपना सकते हैं। यह जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं उनका उपयोग करने के लिए इनको अधिकार दिए जाते हैं। जैसे पेड़ होते हैं, कई पेड़ों की छाल हैं, उनसे फल प्राप्त करना है, उनसे लकड़ी प्राप्त करना है, जलाऊ लकड़ी के लिए, खाना वाना पकाने के लिए। पौधों का इस्तेमाल जिस प्रकार से यह जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए करते हैं, फूलों का इस्तेमाल जिस प्रकार से यह करते हैं,
फूल पत्तियाँ होती हैं, जो हम सब देखते हैं कि गोंद वगैरह होती है, जिनका यह प्रयोग करते हैं तो यह आसानी से कर सकते हैं। इनसे संबंधित प्रत्येक प्रधान के पास शक्ति होती है कि वह अपने क्षेत्र में योजनाओं को बना सके, प्रोजेक्ट लगा सके, सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित कार्यों को कर सके। तो यह प्रधान के पास शक्तियाँ होती हैं। यदि और अधिकारों को देखें तो यदि ग्राम में किसी भी प्रकार का पैसा खर्च किया जाना है तो हम देख सकते हैं कि यह जो व्यवस्था यदि संपूर्ण देश में लागू कर दी जाए तो कितना अच्छा होगा। जब पैसा खर्च किया जाता है तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, प्रधान को ग्राम सभा से इजाज़त लेनी होती है। तो ग्राम सभा को हमने समझा कि बहुत सारी गांव में परिवार होते हैं, परिवार के मुखिया को इकट्ठा करके जो ग्राम सभा बनाई जाती है, ग्राम सभा को बुलाया जाएगा और बोलेंगे यहाँ पर हमें एक सड़क का निर्माण करना है, आप यहाँ पर हम पैसे लगाने वाले हैं अपने इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर वोटिंग कराई जाएगी, सबसे पूछा जाएगा, यदि वह परमिशन देते हैं तो यह कार्य किया जाएगा, वरना दूसरा कार्य किया जाएगा। यहाँ के प्रावधानों का चयन जनजातियों से ही होगा, यानी यहाँ के जो प्रधान होते हैं उनका चयन भी जनजातीय क्षेत्र से ही होगा, वहाँ से भी कोई बच्चा निकल कर आएगा जो प्रधान बनेगा। हाँ, यहाँ पर यह बात हो रही कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र के हिसाब से काम करना है हमको। जिन क्षेत्रों में प्रधान निकल कर आते हैं वहाँ पर जनजातियों की संख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र से यदि प्रधान निकल कर आता है तो वहाँ पर अन्य जातियाँ होंगी, लगभग 50% से अधिक यहाँ पर जनजातियाँ होनी चाहिए। यदि नई जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया जाना है तो राज्य सरकार द्वारा इन्हें 10% सीटें आरक्षण में देनी होगी। किसी राज्य में यदि जनजातीय क्षेत्र बनाया जा रहा है तो 10% सीटें इनके लिए आरक्षित होंगी। यदि इनके क्षेत्र में कोई निर्माणाधीन कार्य होना है, मान लो कोई माइनिंग्स होनी है, कहीं पर गड्ढे खोदने हैं, लाइन बिछानी है, रेल की पट्टी डालनी है, तो हम देख सकते हैं कि ग्राम सभा पंचायत से इजाज़त लेनी होगी। हम देख सकते हैं कि क्षेत्रों में यदि आपको कोई नल पाइप भी लगाना है तो ग्राम सभा से क्या परमिशन लेनी होगी। किसी भी ग्राम में यह विशेष रूप से होता है कि यहाँ की परमिशन लेनी होती है। इनके क्षेत्र में खनन करने के लिए कोई लाइसेंस लेना है तो जो लाइसेंस ले रहा है उसको ग्राम सभा से इजाज़त लेनी होगी। यदि अपने क्षेत्र में शराब को प्रतिबंधित यदि यह करना चाहते तो वह कर सकते हैं। इनके क्षेत्रों में स्थित संसाधन जिनका यह उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए शहद है, गोंद है, बम्बू है, तो इन सब पर कार्य करने के लिए, इन सब को निकालने के लिए इनके पास अधिकार होते हैं या आसानी से इनको निकाल सकते हैं। यह वन्य संसाधनों का प्रयोग कर उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि टोकरी उद्योग हुआ, और वो वन से प्राप्त ऐसी वस्तुएं जो कि आसानी से यह निकाल सकते हैं और उनको उद्योग के रूप में स्थापित कर सकते हैं, तो यह निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पीसा एक्ट के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। आपको 115 व्याख्यान पॉलिटी के उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपकी हिस्ट्री पूरी कवर करा दी गई है। सारे व्याख्यान को आप देखिए, आसानी से एक शिक्षा को प्राप्त कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।